लास्ट हमने अपना कंप्लीट किया था डेट एंड टाइम के अंदर लास्ट डे ऑफ मंथ। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़ा सा एक बार रिवीजन दे रहा हूं। करंट डेट अगर आपको कभी भी चाहिए है तो शॉर्टकट के साथ कंट्रोल सेमीकोलन है। टाइम अगर आपको कभी चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकोलन। डेट वैल्यू अगर आपको डालना है तो डेट वैल्यू डबल कोट के अंदर जो भी आपकी करंट डेट है या जो भी डेट है जिसका भी आपको वैल्यू चाहिए, देन वीकडे जो भी आपकी डेट्स है जिसका भी आपको वीकडे निकालना है, और नंबर 2। ठीक है, हमारा जो वीक का सीरियल नंबर कोड है वो 2 रहेगा। देन वीकडे इन अगर आपको टेक्स्ट में चाहिए करंट डेट, और डबल कोट के अंदर आपका जो भी फॉर्मेट है, अगर मंथ चाहिए तो 4 टाइम एम, डे चाहिए तो 4 टाइम एम, ईयर को वाई करवा सकते हो बट ईयर नंबर में ही रहता है तो उसको लेने की जरूरत है नहीं हमें। और नेक्स्ट था वीक नम। ईयर के अकॉर्डिंग आपकी डेट्स में जो वीक चल रहा है वो कौन सा है, तो सेम वीक डे वाला ही फंक्शन है, जस्ट नेम चेंज हुआ है। लास्ट डे ऑफ मंथ के लिए हमने यूज किया था ईओ मंथ। ये काफी काम का फंक्शन है। जो भी आपकी करंट डेट है सिलेक्ट और लास्ट में 0। अब इसको समझना है 0 क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि हम उसी मंथ का लास्ट डे पता करना चाहते हैं, इसलिए 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ पर अगर फुल डेट आए तो उसका फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट चेंज करवा लेना, जो भी आपको रखना है मंथ या डे वो बता सकते हो, कोई भी हो। हाँ, अगर आपको उसी मंथ का अगर लास्ट डे चाहिए, डेट कोई भी हो सकती है, ठीक है, उस डेट में जो भी मंथ है अगर आपको उसी मंथ का लास्ट डे चाहिए तो फंक्शन सेम ही रहे, 0 ही रखना है। हाँ, उसके ऊपर अभी आ रहे हैं, उसी के ऊपर नेक्स्ट जो फंक्शन है उसी से रिलेटेड देखो। अभी मान के चलो जो आपका जैसे क्वेश्चन है मंथ कोई और है तो कहीं ना तो वो आप डिफाइन करोगे ना। अब मंथ ही तो हमने डिफाइन किया इस डेट में। मान लो अभी आपका जैसे 1 जनवरी है, ठीक है, आपको जनवरी का लास्ट डे चाहिए तो ये तो जनवरी तो डिफाइन करोगे ना, भी वो है कहाँ हमारा। तो यहाँ भी वही बात आ गई, तो आप अपना ईओ मंथ लगाना, डेट सिलेक्ट करो और 0। ठीक है, बात तो वही है। तो जहां भी हमारा कोई और मंथ है वो डेट में ही होगा, अलग से तो होगा नहीं कहीं। अब जैसे लास्ट डे ऑफ मंथ हमने निकाला है, ऐसे ही हम फर्स्ट डे ऑफ मंथ अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। फंक्शन यही रहेगा ईओ मंथ। ठीक है, ये होगी हमारी स्टार्ट डेट कोमा फर्स्ट डे ऑफ मंथ, कौन से मंथ का, जो हमने अभी डेट सिलेक्ट की है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे -1। -1 क्यों, एक महीना हम बैक जाएंगे, जो हमने डेट सिलेक्ट की है उस डेट के अंदर जो भी मंथ है, ठीक है, उस मंथ से हम एक मंथ बैक जाएंगे। तो एक मंथ बैक जाएंगे तो कौन सा मंथ आ गया बताओ, अगस्त आ गया। ओके, अगर हम यहीं पर एंटर करते हैं तो ये जो डे देगा वो हमें अगस्त का एंड डे देगा। इसका काम तो यही है कि भी जो भी मंथ बनेगा उसका ये एंड डे निकाल के देगा। ठीक है, अभी हम अगर यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अगस्त का लास्ट डे। अगर उस लास्ट डे में हम 1 ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, कौन से मंथ का, अगस्त का। क्यों, अगस्त में एक और ऐड कर दिया तो अगस्त ही रहेगा क्या, सितंबर का फर्स्ट डे, वही हमें चाहिए है। आपका टारगेट क्या है, फर्स्ट डे ऑफ मंथ। किस मंथ का फर्स्ट डे चाहिए आपको, जो आपकी इस डेट में मंथ है उसका। हमने क्या किया, हम पहले गए अगस्त में, ठीक है, अगस्त के एंड में आ गए
और एंड में आके फिर हमने उसमें एक डे और ऐड कर दिया, तो हम आगे सितंबर के फर्स्ट में 1 सितंबर। ठीक है, अरे ईओई मंथ है, आप निकाल क्या रहे हो पहले वो देखो ना। फर्स्ट डे ऑफ मंथ, हमें फर्स्ट डे निकालना है। किसका निकालना है? मंथ चाहे कोई भी है। आप किसी मंथ के लास्ट में गए और उसमें एक दिन और आपने ऐड कर दिया, तो आप क्या नेक्स्ट मंथ में आ गए ना। तो यही हमने यूज किया है यहाँ पर। हमें क्या चाहिए था? अपने सितंबर का फर्स्ट डे, तो हम पहले गए अगस्त में। अगस्त में लास्ट एक और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हमने, तो आगे फर्स्ट में। ऐसे ही फर्स्ट डे ऑफ ईयर। अब इसमें जो -1 लगाया है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक महीना बैक जा रहे हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा कोई काम करना हो जिसमें आपको कुछ मंथ बैक जाना है, तो वहां कर दोगे उतने ही मंथ माइनस में। अगर आपको फॉरवर्ड जाना है, मतलब नेक्स्ट जाना है, तो उतने ही मंथ ऐड कर देना पॉजिटिव। ठीक है, माइनस करोगे तो बैक जाएगा, प्लस में डालोगे तो वो नेक्स्ट जाएगा। अब यहाँ फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, इसी फंक्शन को यूज करके हम निकाल सकते हैं इक्वल टू ईओ मंथ स्टार्ट डेट। ओके, यहां तक। अब हमें क्या निकालना है? फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। तो फर्स्ट डे का मतलब हमें पहले जाना पड़ेगा लास्ट ईयर में। अभी हमारा चल रहा है 25। ठीक है, तो ऐसे कितने मंथ बैक जाएं कि हम दिसंबर 24 में आ जाएं? बताओ। 9 मंथ। 9 मंथ अगर हम बैक जाएं तो हम आगे लास्ट ईयर में ना। तो यहां हमने कर दिया -9, और अगर उसमें फिर एक डे और ऐड करते हैं तो हम आ जाएंगे जनवरी 1 में। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसका काम क्या है? आप कितने मंथ बैक जाना चाहते हो या कितने मंथ नेक्स्ट जाना चाहते हो, बस उसी को यूज किया है। ठीक है, अब इसी को यूज करके हम जाना चाहें लास्ट डे ऑफ द ईयर, तो क्या कर सकते हैं? इक्वल टू ईओ मंथ, ये हमारी होगी स्टार्ट डेट। अब क्या करें? माइनस करें या प्लस करें? बताओ। हमें निकालना है लास्ट डे ऑफ द ईयर, प्लस 9 के अंदर 3 मंथ और ऐड कर दें हम, तो दिसंबर में आ गए। 9 + 3 कितना हो गया? दिसंबर आ गया ना। तो अब हम दिसंबर में क्या चाहते हैं? लास्ट डे, तो एंटर करेंगे तो लास्ट डे उसका ऑटोमेटिकली आएगा। इसमें हमें प्लस करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जनवरी 26 में आ जाएंगे। ठीक है, कर लोगे? ओके, डे ऑफ द ईयर, इसके लिए क्या करोगे? इसको थोड़ा देखना। ठीक है, हमारी डेट कोई भी है, अगर उसको यूज करके हमें टोटल डे पता करना है कि आज कौन सा है साल के अकॉर्डिंग। समझाइए, बैठ जाएं। डे ऑफ द ईयर का यहाँ मतलब है, जैसे साल में नॉर्मली हमें मालूम है कि 365 डेज होते हैं। अभी आपकी जो डेट है 20 सितंबर, ये साल का कौन सा दिन है ये पता करना हमें। ठीक है, 365 में से ये जो डेट है ये कौन सा डे बनता है अकॉर्डिंग टू ईयर। साल में 365 दिन है, क्लियर है। तो अगर हम 20 सितंबर को काउंट करें कितना हो गया, वो अगर हमें पता करना है उसके लिए है ये फंक्शन। तो करना क्या है? जो भी आपकी डेट है उसको सिलेक्ट करो पहले तो। ठीक है, माइनस डेट, इस डेट में जो ईयर है, ईयर कौन सा? इसी डेट का। ये फंक्शन पहले अपना थोड़ा देख लेना बाद में इसको समझना। ब्रैकेट क्लोज, कोमा। हमने किया क्या है कि जो हमारी डेट है 20 सितंबर, उसमें से हमने पहले क्या माइनस किया? ईयर को माइनस कर दिया सीधे सीधे। ठीक है, ऊपर वाली डेट में से ही उसी का ईयर माइनस कर दिया। फिर कोमा लगा के हमने बता दिया एक महीना और एक दिन। कोई भी पर्टिकुलर डेट होती है तो उसके अंदर 3 चीजें होती हैं, ईयर, मंथ और डे। ठीक है, तीनों चीजें हमें देनी है। मंथ फर्स्ट हो गया एज ए जनवरी,
जनवरी का डे 1 हो गया। अब रह गया क्या, ईयर। तो उसी में से अगर वो ईयर हम माइनस कर देंगे, अभी पहले इस पे एंटर प्रेस करके देखो हमारे पास क्या आया, 262। ये एग्जैक्ट आपका डे बनता है साल में से। जो आप अगर ईओ मंथ को यूज करना चाहो तो भी वो कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या है, फिर आपका लास्ट डे आता है। हमें लास्ट डे तो निकालना नहीं है, हमें निकालना है कि वो साल का दिन कौन सा है। अगर आप ये सीधे सीधे जानते हो कि 20 में 365 दिन है, तो एक आज वाली डेट माइनस करवा दो, वो भी बता सकते हो। अदरवाइज इसको भी यूज कर सकते हो। इक्वल टू डेज, ठीक है। अगर आपके पास दो डेट है, एंड डेट और स्टार्ट डेट, दो डेट अगर अवेलेबल है तो ये फंक्शन यूज कर सकते हो डेज का, उसी काम के लिए। अभी मान के चलो आपके पास 1 जनवरी 2025 है और 31 दिसंबर 2025 है। आपको इन दोनों डेट के बीच में टोटल डेज पता करने हैं कितने हैं, ठीक है, एग्जैक्टली। तो उसके लिए है डेज का फंक्शन। सबसे पहले एंड डेट कोमा स्टार्ट डेट। तो ये बता देगा। अब एक दिन इसमें कम आया है तो +1 कर लेना, क्योंकि ये स्टार्ट डेट को फर्स्ट मान रहा है, उनके बिटवीन काउंट कर रहा है। 1 जनवरी और 31 दिसंबर के बीच में बता रहा है कितने दिन बनते हैं। इसको कर देना नंबर में, 365 आ जाएगा, ठीक है। एक यहाँ आपको अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा डेज, क्योंकि स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में वो बता रहा है डायरेक्टली, तो एक डे कम पड़ेगा वहां पर, तो वो आपको अपनी तरफ से ऐड करना है। इन सब के बाद अब आपका जो फंक्शन आता है, एक आता है डेटेड इफ का नाम से, काफी ज्यादा पूछा जाता है, काफी ज्यादा यूज होता है डेटेड इफ के नाम से, ठीक है। उसका हम जो एग्जांपल लेते हैं ज्यादातर वो डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करने के लिए लेते हैं। मान के चलो आपका कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, और आज की डेट के अकॉर्डिंग, आज जो भी डेट है क्या है, 20 सितंबर। अब आपको ये बताना है कि आपका जो एज है अकॉर्डिंग टू ईयर कितने हो गए, ठीक है, साल कितने हो गए इन दोनों डेट के बीच में, वो कह लो, या आपकी एज कितनी होगी ईयर्स में, वो बताना है, ठीक है। तो इसके लिए काफी सिंपल सा फंक्शन आपका आता है डेटेड इफ के नाम से। अब देखो इस सीक्वेंस का कोई भी फंक्शन नहीं है लिस्ट में, ठीक है। ब्रैकेट ओपन, जो भी आपकी लास्ट डेट है पहले उसको सिलेक्ट करना है, कोमा, फिर जो करंट डेट है उसको सिलेक्ट कर लो, कोमा। इन दोनों डेट के बीच में आपको क्या पता करना है वो डबल कोट के अंदर टाइप कर लेना, ठीक है। वाई का मतलब हमें एग्जैक्टली पता करना है कि इन दोनों डेट के बीच में राउंड फिगर में ईयर कितने बनते हैं। ये उल्टा हो गया, इनको स्टार्ट डेट ले लो पहले, एंड डेट बाद। वो ईओ मंथ में हम उल्टा लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसमें दोबारा देख लो, इक्वल टू डेटेड इफ इनटू लास्ट डेट कोमा करंट डेट कोमा, इन दोनों डेट के बीच में आपको एग्जैक्टली राउंड फिगर में क्या पता करना है, ईयर। तो वाई एंटर। अब राउंड फिगर का मतलब क्या है, जो भी एक्स्ट्रा डेज बनते होंगे ईयर के अलावा वो ये काउंट नहीं करेगा, ठीक है। 1 जनवरी से 20 सितंबर के बीच में जितने भी राउंड फिगर में ईयर बनते हैं वो ये बता रहा है। हो सकता है ईयर के बाद आपके 2-4 महीने और ऊपर बनते हो, ठीक है, उनसे भी ऊपर 2-4 दिन अलग से और भी हो, तो ये उसमें इंक्लूड नहीं है। ये तो ईयर ही बताएगा एग्जैक्टली ईयर कितने बनते हैं, ठीक है। मंथ कितने रह गए, डे कितने रह गए, वो नहीं। हम जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन, तो उसमें पूछा जाता है आपकी आज के टाइम, जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस दिन आपकी एज ईयर में कितने
मंथ में कितने और डेज में कितने, ठीक है, वो हमें बताना पड़ता है। अभी का मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे अभी होता था, ठीक है, अभी भी होता हुआ, या आप जिस दिन फॉर्म फिल कर रहे हो उस दिन आपकी एग्जैक्टली जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, वो ईयर में कितने होगी, मंथ में कितने और डे में कितने हैं। तो ये तो हमने पता कर लिया कि भाई मंथ ईयर इतने बनते हैं। अगर आपको बताने भी ईयर के बाद बचे हुए मंथ कितने बनते हैं इन दोनों डेट के बीच में, तो यही सेम फंक्शन दोबारा रिपीट करो, डेटेड इफ इनटू लास्ट डेट करंट डेट कोमा। अब क्या करेंगे, डबल कोट में वाई एम, ईयर में से दोनों डेट के बीच में से जो ईयर बन गए हैं, दोनों डेट के बीच में जो एग्जैक्टली ईयर बनते हैं, ईयर के बाद जो बच गए उनमें कितने मंथ बनते हैं, ठीक है। ईयर तो हमने 35 निकाल लिए, अब ईयर के बाद जितने भी डेज बनते होंगे ऊपर, उसमें कितने मंथ बन सकते हैं राउंड फिगर में, वो हमें पता करना है। तो वाई एम एंटर, फॉर्मेट चेंज करवाओ, 8 मंथ, ठीक है, जनवरी टू जनवरी उसने ले लिया, 35 ईयर 8 मंथ आपके बनते हैं। 8 मंथ 35 से अलग जो डेज बचते होंगे ना उनके, अब मान के चलो 8 मंथ के बाद भी कुछ डेज रह जाते हो, तो वो कितने रहते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, डेटेड इफ लास्ट डेट करंट डेट, डबल कोट के अंदर एमडी, एमडी का मतलब मंथ में से बचे हुए दिन, मंथ बन गए जितने भी बनने थे, 35 ईयर 8 मंथ बन गए, उसके ऊपर हो सकता है 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो भी बनते हैं बचते हैं ऊपर, जिनका मंथ नहीं बन सकता, ठीक है, कुछ ऐसे डेज आपके बच जाते होंगे, तो वो 19 डेज आपकी एग्जैक्टली अब जो डेट ऑफ बर्थ बनती है वो क्या है, 35 ईयर 8 मंथ एंड 19 डेज। क्लियर, इकट्ठा कर लो, वो नहीं मालूम, वो भी बता देंगे। इकट्ठा करने का तरीका बता देता हूँ, कोई भी सेल की 2 वैल्यू अगर आपको इकट्ठा करनी हो, अभी ये परसों वाले एग्जाम में भी अपना आया था कि एक सेल में स्टूडेंट का नाम है और एक में उसका सरनेम है, अब ये दोनों आपको इकट्ठा करने हैं। वैसे तो इसके लिए एक सिंपल फंक्शन भी है और एक जो नॉर्मल है, जिसको फंक्शन याद ना रहे तो क्या कर सकता है, एक सेल की वैल्यू एम्परसेंड, दूसरे सेल की वैल्यू एंटर। अगर बीच में इनमें स्पेस रखना है तो थोड़ा सा एक काम और भी करना पड़ेगा, एम्परसेंड के साथ में डबल कोट के अंदर जितना आपको स्पेस रखना है वो स्पेस रख के एक एम्परसेंड और डाल दो। अब ये देख लो क्या किया है इसमें, ठीक है। अनिल एम्परसेंड, एम्परसेंड जिसके साथ भी लगाओगे वही वैल्यू उसके साथ ऐड हो जाएगी। तो हमने क्या किया, पहले एम्परसेंड के साथ स्पेस को ऐड करवाया, स्पेस के साथ में फिर हमने दूसरे सेल की वैल्यू को ऐड करवा लिया। वो एक अलग चीज है, नहीं नहीं नहीं, वो एक अलग चीज है। और इसी जोड़ने वाले काम के लिए एक फंक्शन जो है वो भी लिख लेना अपना, कॉनकैट, ठीक है, कॉनकैट नाम से फंक्शन है। इसमें आप अपने दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लो, या 1 by 1 कोमा लगा के भी सिलेक्ट कर सकते हो तो भी आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये डेट सिंपल सेलेक्ट करना है वो तो, हाँ, ये कॉनकैट लगा के सीधा रेंज जो भी इकट्ठा करना है एक ही सेल के अंदर वो सिलेक्ट कर लेना बस। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप स्पेस नहीं दे सकते फिर अपना,
उसमें क्या है, एम्परसेंड में आपको जहां जो चीज ऐड करवानी है एम्परसेंड लगा के ऐड करवा सकते हो। ठीक है, अलग अलग सेल से वैल्यू उठा सकते हो, जहां स्पेस देना है वहां स्पेस दे सकते हो। इसमें कॉन्केट में नहीं दे पाओगे। ये तो ऊपर डेटेड बड़ा ही है। ठीक है, दो फंक्शन है लास्ट आज के लिए। इसके बाद हम अपनी शीट्स पे वर्किंग पे आएंगे। नेटवर्क डे और वर्क डे, ये दो समझना। इन दोनों का कंसेप्ट क्या है कि मान लो आपका कोई काम था, वो आपने किसी पर्टिकुलर डेट को स्टार्ट किया और किसी दूसरी डेट को वो खत्म हो गया। ठीक है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है। कोई काम आपने स्टार्ट किया किसी एक डेट को और किसी दूसरी डेट को वो खत्म हो गया। इन दोनों डेट के बीच में आपने कुछ नॉन वर्किंग डे भी मेंशन किए, भाई इन दिन जैसे छुट्टियां होती हैं। ठीक है, तो वो आप अपनी तरफ से बता सकते हो। हॉलीडेज भी हमने जैसे 15 अगस्त को कोई काम नहीं किया तो वो हमारा हॉलीडे हो गया। इसकी तरह और भी छुट्टियां हो सकती हैं, वो अपनी रेंज बना सकते हो अलग से। लास्ट में आपको बताना है कि एग्जैक्टली फिर जो काम हमने खत्म किया है वो कितने दिन में खत्म किया था। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है कि भाई आपको 1 जनवरी 2023 को कोई काम दिया था स्टार्ट करना और वो 1 जनवरी 2024 को खत्म हो गया। इन दोनों डेट के बीच में आपने कुछ अपनी तरफ से 2-4 छुट्टियां की। ठीक है, अगर वो छुट्टियां निकाल दें तो आपका जो काम था वो एग्जैक्टली कितने दिन में खत्म हुआ, बस ये बताना है। तो सिंपल सा तरीका है इसका, इक्वल टू नेटवर्क डे नेटवर्क डेज के अंदर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो स्टार्ट डेट, ये आपके काम की स्टार्ट डेट, कोमा, उसके बाद पूछेगा एंड डेट, आपका काम का लास्ट डे जो भी था उसको सिलेक्ट कर लो। देन उसके बाद हॉलीडेज पूछेगा, अगर हैं तो बता सकते हो, अदरवाइज यहीं पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो, कोमा हटा देना। ठीक है, अब मान के चलो हमारे पास एक डे है, ओके, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अभी आप यहाँ पूछोगे कि साल में तो लगभग 365 दिन होते हैं एग्जैक्ट, तो 260 बाकी के 105 दिन कहाँ गए? छुट्टी तो हमने एक ही बताई है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो फंक्शन है ये अपनी तरफ से सैटरडे और संडे नॉन वर्किंग डे मान के उनको भी माइनस कर रहा है। आपने अपनी तरफ से जो बताए वो तो माइनस होंगे ही होंगे, ये अपने बिहाफ पे भी सैटरडे और संडे जो हैं उनको नॉन वर्किंग डे या वीकेंड कह लो, उनको माइनस करके आपको वैल्यू बता रहा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये जो दे रहा है रिजल्ट वो गलत दे रहा है। अगर आपको वो प्लस करवाने हैं तो उनकी क्वांटिटी पता करके अलग से प्लस करवा देना इसमें, कि भी हमारी तरफ से कोई नॉन वर्किंग डे नहीं है, तो जितने सैटरडे संडे इसने माइनस किए हैं काउंट करके इसमें प्लस करवा लेना। हाँ, ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, अब इसमें मान के चलो हमारे 100 डेज हम और प्लस करना चाहते हैं तो ऐड हो जाएंगे। अब इसी का एक उल्टा थोड़ा सा फंक्शन है। इसमें क्या है, आपको काम की स्टार्ट डेट तो दे रखी है लेकिन लास्ट में जो दे रखा है वो डेट नहीं दे रखी। वो हो सकता है कि इतने दिन बता दिए हो कि हमारा काम इस तारीख को शुरू हुआ था और इतने दिन में खत्म हो गया, उसमें तो दोनों डेट बता दी। इसमें क्या है, आपको एग्जैक्टली डेज बता दिए कि भी इस डेट को हमारा काम स्टार्ट हुआ था और खत्म इतने दिन में हो गया, तो जिस दिन खत्म हुआ वो डेट आपको बतानी है। ठीक है, तो तरीका इसका भी वही सेम रहेगा, फंक्शन नेम हो जाएगा वर्क डे। वो था नेटवर्क डे, ये है वर्क डे, इक्वल टू वर्क डे, ये होगी आपकी स्टार्ट डेट, और उसके बाद पूछेगा डेज, तो कितने दिन में आप बता रहे हो कि काम खत्म हुआ। और उसमें अगर कोई आपके नॉन वर्किंग डेज हैं अपनी तरफ से, ये अब फंक्शन की तरफ से तो जो जो माइनस होंगे वो है ही है, वो बताने की जरूरत नहीं है आपको। आपने अपने तरफ से जो नॉन वर्किंग डे रखे हुए थे छुट्टियां, उनकी डेट्स की अगर रेंज है तो वो बता सकते हो। तो ये देगा रिजल्ट में डेट भी। आपका काम अगर 1 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था और 250 दिन के अंदर आप कह रहे हो कि खत्म हुआ, तो इसका मतलब है वो 31 दिसंबर 2023 को वो खत्म हुआ होगा। ठीक है,
कंसेप्ट इसमें भी वही है, सैटरडे संडे ये भी माइनस करें, ठीक है। अगर इसकी कैलकुलेशन करनी हो, रिजल्ट एनालिस करना हो, तो आप अपना चार्ट बना लेना, आपके काम की स्टार्ट डेट और लास्ट तक का जितना भी ईयर में आपका डेट्स बनता है सारा डाल दो, ठीक है। 1 जनवरी से लेके आप जितना बता रहे हो सारी डेट्स अरेंज कर लो। ये होगी हमारी 31 दिसंबर 2023 तक की डेट्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर डेट के अकॉर्डिंग पता करना है कि उस डेट को वीक का कौन सा डे बनता है। अभी रिसेंट अपने वो फंक्शन किया ही है, ठीक है। टेक्स्ट का फंक्शन लगा के वो चीज आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नीचे ड्रैग कर देना, हर डेट का जो भी वीकडे होगा वो आपके पास आ जाएगा। अब इसमें से हमें क्वांटिटी निकालनी है सैटरडे और संडे की, तो इसके लिए क्या करेंगे, अपना फिल्टर का फंक्शन यूज कर सकते हैं या काउंट इफ भी लगा सकते हैं, आपके पास है। तो यहाँ हम गए फिल्टर पे, फिल्टर अप्लाई किया। इसमें से हमें क्या चीज रखनी है, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। ओके कर दो, तो ये सारे आपके सैटरडे संडे इकट्ठा हो गए। अब इनको करवा लेना काउंट, या सीधा लिस्ट सेलेक्ट करोगे तो एक्सेल में नीचे भी कैलकुलेशन आती है 105, एग्जैक्टली आपके वही डेज आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये काउंट करके देखने हैं तो काउंट ए का फंक्शन लगा देना इस पे, या सब टोटल का इक्वल टू सब टोटल किया है ना, तो सब टोटल में हमें क्या काउंट करवाना है, काउंट ए 103 कोमा। इसको लगाने से पहले एक बार इनको ऑफ कर लो, अब लगाओ। फंक्शन को यूज करने का तरीका भी आना चाहिए। ये आप अपनी सारी रेंज इसमें सेलेक्ट कर दो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एग्जैक्ट 365 हो गए। अब हमें सिर्फ किसकी क्वांटिटी पता करनी है, अपने सैटरडे एंड संडे की। तो फिल्टर पे गए, यहाँ से बाकी को ऑफ कर दो, सिर्फ सैटरडे और संडे को ऑन करके ओके कर दो, क्योंकि सब टोटल का काम है कि जो विजिबल वैल्यू होगी उन्हीं को काउंट करता है वो। तो उसमें बता दिया भी 105 आपके डेज बनते हैं, वही हमारा माइनस प्लस करके देख लो वर्क डे में और नेट वर्क डे में, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस थे आपके मोस्टली डेट से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हम करेंगे अपना टाइम के ऊपर, थोड़ा सा डिटेल दे देता हूं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये एक एम्प्लॉय की टाइम शीट है, एक एम्प्लॉय की, ठीक है, और एक वीक की है। जैसे होता है कंपनियों में कि कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय किस टाइम पे आया, किस टाइम पे गया, और उसका पूरे दिन में उसने एग्जैक्टली कितने घंटे काम किया है, उस काम के अकॉर्डिंग फिर उसकी ओवर टाइम निकालनी है। ये चीजें आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। बाकी अभी ये फिलहाल है एक एम्प्लॉय की, हम सिर्फ समझने के लिए एक एम्प्लॉय का करेंगे। बाकी आपके पास दूसरा फॉर्मेट होगा, उसमें आपके पास जितने भी एम्प्लॉय आप सभी के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम को समझने के लिए हम अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे। इससे पहले अपनी डेट्स वाली क्लियर कर लेना। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो बताओ।
सो लास्ट क्लास में हमने अपने डेट एंड टाइम से रिलेटेड कंप्लीट किए थे फंक्शन, डेट से रिलेटेड कंप्लीट किए थे। टाइम के शीट अब आज हम करेंगे। तो देखो टाइम के अंदर क्या है, सबसे जो मेन चीज है वो आपको सबसे पहले तो टाइम की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। जैसे हमने डेट वैल्यू निकाली थी, ठीक है, ऐसे ही टाइम की भी अपनी 3 यूनिट होती हैं, आवर, मिनट और सेकंड, ठीक है। और डेट की तरह टाइम की भी काफी सारी फॉर्मेट्स होती हैं यूज करने के लिए अपने। अभी हमारे पास 2 एग्जांपल आएंगे, एक अभी आज की क्लास में करेंगे और एक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी फिलहाल जो हमारे पास शीट है उसमें क्या है, बेसिकली एक एम्प्लॉय है, उसका 1 वीक का जो आने और जाने का टाइम है, ठीक है, कंपनी के अंदर वो रिकॉर्ड किया गया है। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि आप टाइम को किस तरीके से यूज कर सकते हो एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो हमारा जो एग्जांपल है उसमें क्या है, एक एम्प्लॉय है, उसका 1 वीक का आपको डेट वाइज, ठीक है, टाइम इन, टाइम आउट या वर्कआउट आप कह सकते हो, जिस टाइम पे वो काम खत्म करके गया वो दे रखा है। और आने और जाने के टाइम के बीच में आपको 2 टाइम वैल्यू और दे रखी है लंच के लिए, लंच पे वो किस टाइम पे गया और लंच से वापस किस टाइम पे आया, ठीक है। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, अगर हम रखें तो किस तरीके से कर सकते हैं कैलकुलेशन। अब आपको एंड ऑफ द डे ये बताना है कि टोटल उसने डे पर्टिकुलर उस डे को कितने घंटे एग्जैक्टली काम किया है, विद लंच टाइम, विदाउट लंच टाइम, ठीक है। अगर हम लंच टाइम को भी उसके वर्किंग आवर में एडजस्ट करें तो कितने घंटे बनेगा, अगर उसके लंच टाइम को हम माइनस कर दें टोटल आवर में से तो उसका एग्जैक्ट टाइम क्या बनेगा, ठीक है। दोनों कंसेप्ट देखेंगे। अभी सबसे पहला काम क्या है, आप वीकडे अपनी तरफ से डाल लो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट्स कोई भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिन सेल्स के अंदर आपको अपना टाइम एंटर करवाना है, ठीक है, उन सेल्स को अपना पहले सेलेक्ट करो, नंबर फॉर्मेट पे आना, कंट्रोल 1 कर लो, चाहे अपना कस्टम नंबर फॉर्मेट पे आ जाना, ठीक है, शॉर्टकट है कंट्रोल 1। तो यहाँ पर आपको जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था कि टाइम की हम 2 तरीके से वैल्यू एंट्री करवाते हैं, 12 आवर के अकॉर्डिंग और 24 आवर के अकॉर्डिंग। तो अभी जो हमारा पैक में जो जितने भी सेल्स सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी वहां पर क्योंकि कैलकुलेशन कर रखी है, तो जो फॉर्मेट वहां पर अप्लाइड है वो कौन सा है आपका 24 आवर का। 13 इंटू 30 जो शो हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है 24 आवर का। अगर आपको 12 आवर के अकॉर्डिंग काम करना है तो 1 इंटू 30 बड़ा ले सकते हो। अभी हम यही रखेंगे, आप जब अपनी शीट में करो तो यहाँ रख सकते हो, आपकी चॉइस है। 13 इंटू 30 का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, 1 इंटू 30 का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लेंगे 13 इंटू 30 मतलब 24 आवर का। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो यहाँ पर टाइम का एंट्री अब रहेगा, सेल सेलेक्ट करके हमने फॉर्मेट लगा दिया है, ठीक है। अब इन सेल के अंदर जो हमें टाइम एंटर करवाना है उसका तरीका क्या है। मान के चलो जो आपका एम्प्लॉय है वो मंडे को एग्जैक्टली 7 AM पे आया है, तो टाइम किस तरीके से टाइप करना है, एंटर करवाना है वो देख लो। 7 कोलन सिंगल स्पेस AM, ठीक है। ये आपका टाइम का फॉर्मेट रहेगा टाइप करने के लिए। इसमें कोई अपनी मर्जी से आपको चीजें एडजस्ट नहीं करनी, जैसा बताया गया है वैसा ही आपको रखना पड़ेगा। तो ज्यादातर आपकी करेक्शंस होंगी वो आप जो AM या PM डिफाइन कर रहे हो वो विदाउट स्पेस आप टाइप करोगे तो उसकी होगी, ठीक है। तो आप अपना टाइम एंटर करवाने के बाद एक सिंगल स्पेस देके AM या PM बता सकते हो, लेकिन वो भी थोड़ा सा मीनिंगफुल ही होना चाहिए। अगर मॉर्निंग आप बताना चाह रहे हो टाइम के अंदर तो AM, ठीक है, आफ्टरनून के बाद वो PM होगा, ठीक है। अभी हमने अपना 7 AM टाइप किया है, ओके। सेकंड मान लो वो लंच पे गया है 12 PM पे, और अब इसमें क्या गलती हुई है, सेकंड्स हमने नहीं बताए, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा लंच से वापस आने का, तो हम अपनी तरफ से 1 o'clock बता रहे हैं, सिंगल स्पेस PM,
ठीक है, अब जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13, क्योंकि 24 आवर का फॉर्मेट हमने यहाँ पहले ही ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। और लास्ट में मान लो उसने जो अपना एंड ऑफ द डे काम खत्म किया, वो किया था 7 PM। ठीक है, तो 19 आवर आपके दिखा रहा है वो 24 आवर के अकॉर्डिंग। सभी सेल के अंदर आपको इस तरीके से अपना पहले क्या करना है, टाइम एंटर करवाना है, या डे बाय डे आप टाइप करवाते रहो। अब क्वेश्चन आता है कि पूरे डे के अकॉर्डिंग उसने कितने घंटे एग्जैक्टली काम किया है, विद लंच टाइम या विदाउट लंच टाइम, दोनों तरह की कैलकुलेशन आप करके देख सकते हो। फॉर्मेट इस सेल में भी हम ऑलरेडी पहले लगा चुके हैं। ठीक है, तो करना क्या है, इक्वल टू, हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होती है, तो जो भी एंड ऑफ द डे टाइम है उसमें से माइनस करवा देना अपना स्टार्टिंग का टाइम। ठीक है, अब ये जो उसने 12 घंटे काम किया है, इसका मतलब क्या है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का टोटल उसने कितने घंटे काम किया है वो आपको पता लग गया। ठीक है, इवनिंग में से मॉर्निंग वाले जो टाइम शिफ्ट थी उसको डायरेक्ट माइनस करवा दिया। अब इसमें आपका जो लंच टाइम है वो भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, अब मान के चलो इसका हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि लंच टाइम अगर हमें माइनस करवाना हो तो क्या करेंगे, इनटू, अब क्योंकि माइनस करवाना है, दो अलग अलग कैलकुलेशन बनेगी, तो ब्रैकेट के अंदर रखना है। सबसे पहले एंड ऑफ द डे का टाइम माइनस ब्रेक इन का, जो लंच से वापस आने का टाइम है उसका, उसको माइनस करवा दो, ब्रैकेट क्लोज, प्लस इनटू लंच पे गया उस टाइम में से मॉर्निंग पे जो आया उसका टाइम। ठीक है, रिवर्स में लेना है, लास्ट की दो वैल्यू को आपस में माइनस करवा लो, सेकंड और फर्स्ट और सेकंड को आपस में माइनस करवा लो, और दोनों का टोटल कर लेना। ये लेस होके आ गया 1 घंटा उसका। ठीक है, जो 12 to 1 PM उसने कंज्यूम किया था अपने लंच टाइम के लिए, वो हमने क्या कर दिया, उसका लेस कर दिया। तो दोनों आपके पास आगे कंसेप्ट। ठीक है, अब बात आती है कि उसने 1 वीक में जितने भी टोटल आवर्स काम किया है वो हमें बताना है। ठीक है, ये तो डे बाय डे हमने पता किया है अभी। ठीक है, अभी मंडे को इतना, ट्यूसडे को इतना उसने किया है। अब हमें बताना है कि पूरे वीक में उसने एग्जैक्ट कितने घंटे काम किया है। तो ओवरऑल टोटल करने के लिए आपके पास जो नॉर्मल सम का फंक्शन है वही यूज करना है, लेकिन अब यहाँ जो हम टोटल कर रहे हैं वो कोई न्यूमेरिकल सिंपल वैल्यू नहीं है, जनरल नंबर नहीं है। यहाँ पर जो वैल्यू है वो टाइम है। तो टाइम जहां भी आप टोटल करवाना चाहते हो या एंटर करवाओगे, वहां पर पहले आपका टाइम का फॉर्मेट होना चाहिए। और यहाँ हमें जो टाइम का फॉर्मेट चाहिए वो कौन सा चाहिए, अपना नोट कर लेना, रेक्टेंगल ब्रैकेट के अंदर आवर्स मिनट, ये आपका फॉर्मेट रहेगा जिस भी सेल के अंदर आप टाइम का टोटल करना चाहते हो। तो फॉर्मेट कैसे लगाओगे, मान के चलो अभी हमें इस सेल में टोटल करना है, सेल सेलेक्ट किया, कस्टम नंबर फॉर्मेट पे गए, टाइम, टाइम के अंदर हमें क्या करना है, कस्टमाइज करना है अपना फॉर्मेट। कस्टम में जाके यहाँ पर ऑलरेडी वैसे है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यूज कर रखा हमने, तो रेक्टेंगल ब्रैकेट के अंदर डबल एच या सिंगल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ओके कर लेना। जो एच है वो हावर को रिप्रेजेंट करता है, तो उसी को ही हमें रेक्टेंगल ब्रैकेट के अंदर रखना है। ठीक है, ऑब्लिक मिनट, ओके कर लेना। अब यहाँ आप अपना सिंपल सम का फंक्शन लगाओ। अभी हम डायरेक्ट ऑल्ट इक्वल कर रहे हैं, एंटर। 63 आवर एंड 30 मिनट्स उसका एग्जैक्ट टाइम बनता है 1 वीक में। ठीक है, पूरे एक हफ्ते में अकॉर्डिंग टू ऑल डेज अगर हम टोटल करें तो 63.5 आवर्स उसके बनते हैं। अब इस पे एक छोटी सी कैलकुलेशन हम और भी करना चाहते हैं, क्या कि मान के चलो अभी कंपनी ने आपको मिनिमम बता रखा है कि भाई 60 घंटे 60 आवर्स आपको काम करना ही करना। ठीक है, जैसे ओवर टाइम होता है ना एम्प्लॉय के लिए, तो ओवर टाइम कौन सा होता है, जो फिक्स्ड लिमिट है उससे ज्यादा अगर आप काम करते हो
टाइम लगाते हो तो वो आपका ओवर टाइम होगा। तो अभी कंपनी ने बोल रखा है कि भाई मान के चलो कि आपके 60 घंटे तो 60 आवर्स तो है मिनिमम आपके लिए, ठीक है। एक हफ्ते में आपको कम से कम 60 आवर्स तो काम करना ही करना है। उससे ज्यादा जितना भी करोगे वो आपका क्या माना जाएगा, ओवर टाइम, और ओवर टाइम का अमाउंट आपको अलग से मिलेगा आपकी सैलरी से। क्लियर? तो ये जो 60 आवर है ये हमने अपनी तरफ से यहाँ टाइप करने हैं। जैसे नॉर्मल नीचे टाइम टाइप किया था वैसे हमने यहाँ पर अपना बता दिया 60 आवर्स ये हमारी तरफ से या कंपनी की तरफ से मिनिमम है। ओके, तो एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किया है, 63.5, तो उसका ओवर टाइम कितना बन गया। अब ये हमें कैलकुलेट करवाना है, ना कि अपनी तरफ से कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सिंपल सा आपका इफ वाला ही है, ठीक है। हमने क्या किया, ये जो 63 जो भी निकल के आया है टाइम उसका, वो हमने यहाँ पर पिक कर लिया। यहाँ कैसे आएगा, इक्वल टू दिस सेल, एंटर कर दो, वो वहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि अगर ये 63 आवर या जो भी एम्प्लॉय काम करता है 1 वीक में, वो टाइम अगर इस टाइम से ज्यादा हो, ठीक है, तो इसमें से वो माइनस हो जाए। अगर ग्रेटर देन ना हो तो वो वहां पर ओवर टाइम क्या दिखाए, 0, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हम किससे करेंगे, अपना इफ के फंक्शन से। ऑलरेडी काफी बार आप कर चुके हो। इक्वल टू इफ, किसको चेक करना है कि ग्रेटर देन है या नहीं, जो एम्प्लॉय ने काम किया है, ठीक है। अगर एम्प्लॉय ने जो काम किया है वो टाइम अगर ग्रेटर देन हो इसके, जो कंपनी की तरफ से गिवन टाइम है उससे ज्यादा हो, तो क्या करना है हमें, क्या चाहिए फिर हमें, ग्रेटर देन में से छोटी वैल्यू माइनस हो जाए, ठीक है। माइनस हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वहां पर क्या है हमारा 0। माइनस होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू वैल्यू हो जाएगी। अगर वो ग्रेटर देन नहीं होगा तो हमें क्या चाहिए फिर रिजल्ट में, 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। दोबारा देख लो, इफ अगर जो एम्प्लॉय ने 1 वीक में टोटल आवर्स काम किए हैं वो टाइम आवर्स अगर ग्रेटर देन हो किसके, जो कंपनी ने बताए गए टाइम आवर्स हैं उससे, ठीक है। ग्रेटर देन हो तो क्या हो, इसमें से वो माइनस हो जाए, सिंपल सा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन ना हो तो हम क्या चाहते हैं, वहां पर 0 आ जाए। अब कुछ वैल्यू ग्रेटर देन है ही नहीं तो रिजल्ट क्या बनेगा, वो तो रिजल्ट में हमें डायरेक्टली क्या चाहिए, 0, एंटर। तो 3.5 घंटे क्या हो गया उसका, ओवर टाइम हो गया। इसका आप अलग से उसको बैलेंस कैलकुलेट करके ओवर टाइम का जो भी अमाउंट है, ठीक है, वो आप दे सकते हो। ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन थी, ये जस्ट एक एग्जांपल था कि आप कहाँ किस तरीके से टाइम एंटर करवाओगे, किस सेल में किस किस तरह का फॉर्मेट आपको रिक्वायर्ड रहेगा, कौन से फॉर्मेट के अंदर वैल्यू टाइम की कैसे आपको शो होगी, और टाइम को एक दूसरी वैल्यू में से माइनस प्लस कैसे करवाओगे, वो समझाने का था, ठीक है। अब ये एग्जांपल जो था वो एक एम्प्लॉय के लिए था। अब कंपनी में एक एम्प्लॉय तो काम करता नहीं होगा, एक से ज्यादा ही होंगे। मतलब अगर हमें मल्टीपल एम्प्लॉय के लिए अगर यही काम करना है तो फिर हम किस तरीके से करेंगे, इसका एग्जांपल हम लेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आपकी कंपनी में चाहे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका टाइम शीट अगर आपको बनाना है एक्सेल में, काफी आसान सा तरीका है, सिंपल सा एक फंक्शन लगेगा,